प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी की हिंदी विषय की परीक्षा 17 फरवरी के दिन यानी कि सबसे पहले दिन आपकी हिंदी विषय की परीक्षा होने वाली है और आप सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए परेशान थे, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं मात्र 50 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का जो कि इससे बाहर आपके एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक भी नहीं पूछेगा। लेकिन आपको इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके बहुत ही सुंदर ढंग से देखना होगा, इसका पीडीएफ लेना होगा और अच्छे से रिवाइज कर लेना होगा। तो क्या आप हमारे साथ पढ़ने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे, फटाफट से लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमेशा का बात बस एक बात कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। आइए बात करते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि वेरी 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही सुंदर ढंग से, जो कि काफ़ी निचोड़ के बाद यानी कि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत के बाद वो चीज़ें निकल करके आई है हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। डन है? तो 17 फरवरी का वो दिन होगा जब आप सबसे पहले दिन प्रथम और द्वितीय पाली में एग्जाम देने जाओगे, यानी कि कुछ बच्चे प्रथम पाली में जाएंगे, कुछ बच्चे द्वितीय पाली में जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ये किस चैप्टर से है? अगर आप बताओगे तो मुझे बहुत ज्यादा मेरे बच्चे खुशी होगी। नीचे कमेंट करो कि किस चैप्टर की क्वेश्चन है। तो आप कहोगे कि यह श्रम विभाजन जाति प्रथा का है और मैं इसके लेखक यदि पूछूंगा तो क्या कहोगे कि इसके लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। मैं यदि ये भी पूछ देता हूं आपसे कि यह क्या है तो आप कहोगे यह जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार की भाषण है। चलो तब आंसर करते हैं। आंसर क्या होगा? तो लिखोगे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने जिन विशेषताओं को आवश्यक माना है वह है बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सच्चे लोकतंत्र की भावना की यदि बात करते हैं या फिर आप भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारे का और आपका और हमारा जो संबंध होनी चाहिए वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार से दूध में पानी को जब डाल दिया जाता है तो एक ही रूप ले लेता है, नदियां जब समुद्र में चली जाती है तो एक ही नाम और एक ही रूप ले लेती है, वैसा ही आपका और हमारा रूप होना चाहिए, वही आप कहते हैं। कह रहा है कि इसी तरह दूसरा नाम और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। तो आपके पेपर में आएगा तो सुंदर से लिख दोगे। 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं तो बस बने रहो हमारे साथ बहुत ही सुंदर ढंग से। अगला है कि हर बरस आवनियों में कब और कैसा समारोह हुआ करता था। क्या आप ये प्रश्न देखे हो कहीं ना कहीं? बिल्कुल देखे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? आप क्या लिखोगे कि हर बरस आवनियों में गर्मी के मौसम में फ्रांस और यूरोपों का अति प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। देखो मैंने बहुत ही अलग ढंग से एक आंसर निकाल लिखा है, बहुत सुंदर है, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े कवि, नाटककार और लेखक आमंत्रित होते हैं, यानी कि वहां पे आते हैं। सही बात है, आपके पेपर में आएगा, लिखोगे। एक बार सेशन को प्लीज मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब करोगे तो ही तो आगे से क्लास मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी मेरे बच्चे। अगला, सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। भाई खोखा की तो बात जब आती है ना तो दिल गार्डन हो जाता है। खोखा यानी कि कासू वैसा भाई आंखों का तारा था। 5 पुत्रियों के बाद से ये कासू जन्म लिया हुआ था, है ना, जो कि सभी के सभी मामलों में अपवाद था। वह सेन साहब लेकिन उसमें क्या देखना चाहते थे, देखते थे सेन दंपति अपने खोखा जो है ना उसके व्यवहार में तोड़ फोड़ की हरकत तो थी, लेकिन उसके साथ साथ वो उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे। तरह तरह की भावनाएं जो है ना उनके मन में आया करती थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। आहा क्या लाइन है यार, कि मन लेहू पै देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आएगा आपके पद खंड से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो लिखना कि मन लेहू पै देहू छटाक नहीं से कवि घनानंद का अभिप्राय यह है कि प्रेम मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाले पथिक को कोई खर्च नहीं, लेकिन प्राप्ति सब कुछ किया जा सकता है।
कवि घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी शब्द है, प्रेम एक ऐसी भावना है, प्रेम एक ऐसी चीज है, ऐसा एक मार्ग है जिसमें चलने पर पथिक को कोई खर्च नहीं है, लेकिन प्राप्ति सब कुछ हो जाता है। अगर प्रेम से कहोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगी, प्रेम के साथ अगर सब कुछ संभव होता है। अगला क्वेश्चन 5वां, भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? हमारी भारत माता कविता बहुत ही सुंदर सा कविता है, बहुत ही अच्छा कविता है, और उससे क्वेश्चन आता है कि भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है मेरे बच्चे? तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? भारत माता का स्वर्णिम फसल विदेशियों के पैरों तले रौंदता जा रहा है। धरती जैसी सहनशील होकर भी भारत माता का मन गतिहीन दिख रही है। रुलाई से कांपता हुआ मौन मुस्कुराना, ये मुस्कान वाली भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित लग रही है। भारत माता क्या कहती है कि भारत माता को जो स्वर्णिम है वो फसल क्या है? विदेशियों के पैरों तले रौंदता जा रहा है। यानी कि हम कोई भी जो चीज अपना रहे हैं, सब चीज विदेशी अपना रहे हैं। खान पान हो, रहन सहन हो, पहनावा हो, हर चीज विदेशी अपनाते जा रहे हैं, भारतीयता नहीं दिखाई दे रही है। इसी तरह तो इसके वजह से भारत माता जो कविता में है, सुमित्रानंद पंत जी ये बात कहती हैं। अगला कह रहे कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं समझो आउट कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुम्हारे पेपर में रहेगा मेरे भाई। आप क्या लिखोगे? लिखोगे कि वृक्ष पुराना था, मोटा और मटेला, उसके छाल थे मानो खाकी वर्दी धारण कर रखे हो। एक सूखी डाल जो ऐसा लगता था मानो चौकीदार की राइफल हो। वृक्ष के घर आगे में था जो चौकन्ने और सावधान होकर के खड़ा दिखाई पड़ता था, इसलिए वृक्ष कवि को बूढ़ा और चौकीदार जैसे लगता था। चौकीदार का काम क्या होता है कि वो गेट के सामने खड़ा रहे, डट करके खड़ा रहे, और उसी प्रकार से डट करके खड़ा रहने का काम वृक्ष किया करता था। मानो जो उसकी टहनियां हुआ करती थी, है ना, चौकीदार की जो वो राइफल होती है उसकी तरह दिखाई देती थी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से चौकीदार की तरह क्या है, वो बूढ़ा वृक्ष उन्हें दिखाई दिया करता था। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अक्सर आप और हम सभी सास और बहू के झगड़े इसके बहुत अच्छे से परिचित हैं। सास बहू के सीरियल भी आती है। आप लोग सीरियल देखते हो, मूवी भी देखते हैं, तो उसमें भी सास बहू के झगड़े तो अलग अलग नखड़े होते हैं। गांव में आस पड़ोस में देखते हो तो सास बहू में झगड़े होते हैं। उसी प्रकार से मंगमा और नंजमा में झगड़ा हो गई, यानी कि सास और बहू में झगड़ा हो गई। अब जब सास बहू में झगड़ा हो गई तो उसको मनाना पड़ा। क्यों मनाना पड़ा? क्योंकि नंजमा को यह बात पता था कि यदि हम अलग रखते हैं तो रंगबा नाम का एक व्यक्ति है जो पैसा मांगना चाह रहा है, जो पैसा है वो चला जाएगा। जब बात आती है पैसे की तो सबका जो मन है ना वो डोल जाता है। तो डोलने के बाद से वो कौन सा तरीका अपनाई मेरे बच्चे? ये कौन से चैप्टर का है? तो कहोगे सर वर्णिका का दही वाली मंगमा चैप्टर का है। जिसके लेखक कौन है तो आप नीचे बताओगे फटाफट से, और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था ये भी बताओगे। तो इसका हिंदी अनुवाद जो है B.R. नारायण ने किया था, लेकिन दही वाली मंगमा के लेखक कौन है मेरे भाई, ये मुझे बताओ। बड़ी सुंदर सी चीजें हैं दही वाली मंगमा के, लेखक कौन है? अरे बोल मेरे भाई फटाफट से, क्या हो जाएगा, फटाफट से जल्दी से नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो कहो, लिखना होगा कि जब बहू को रंगप्पा के द्वारा ज्ञात हुआ, यानी कि पता हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, यानी कि पता चला कि रंगप्पा नाम का व्यक्ति पैसा मांग रहा है और वो देने के लिए तैयार हो सकती है या हुई है, तब उसने बेटे को ढाल बना करके पैसे लेने की तरीका सोचने लगी और कही कि भाई इसको कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो चाल चलना पड़ेगा। वह जानती थी कि उसकी सास अपने पोते को बहुत प्यार करती है ना, उसको पता था कि इसकी जो सास है हमारी वो पोते से बड़ी प्रेम करती है। तो उसने किया क्या कि अंततः उसने अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया और कह दिया कि तुम वहीं रहना, और वहीं से कहना, जब कहेगी कि तुम अपने मम्मी के पास जाओ, कहना नहीं दादी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा, तुम जिद करने लगना। और अंततः दोनों में मेल हो गई और दोनों साथ रहने लगी। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है
विचार कर दीजिए भाई, माँ तो माँ होती है, बड़ा सुंदर सी कहानी है, बड़ी सुंदर सी चीजें हैं भाई। अगर तुम आज सीख लिए ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा जो मैं कहानी के माध्यम से तुम्हें जो सिखा रहा हूं ना। सिर्फ मेरी कहानियां यदि सीख लोगे, मैं डंकी की चोट पे कहता हूं भाई, ये गारंटी किसी ने नहीं देगा तुमको यार, और गारंटी ये हम दे रहे हैं, है ना, सीना ठोक के कहते हैं गारंटी हम देते हैं। सुनना ध्यान से, देखो माँ तो माँ होती है। माँ कभी भी नहीं चाहती थी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देना, क्योंकि वो सोचती थी कि यदि मैं मंगू की माँ हूं और माँ होकर के मैं यदि अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती हूं तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है भाई। वो हमेशा उसे गौशाला की उपमा दिया करती थी, कहती थी कि जिस तरीके से गौशाला में इसे भर्ती करा दिया जाता है उसी प्रकार से ये भर्ती कराना हो जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं ढकेलूंगी। हमेशा गौशाला की उपमा देती थी, वही तो आंसर इसमें लिखा गया है। मैंने सुना दिया आपको कहानी, अब लिखोगे, क्या लिखोगे। माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। वो लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा दिया करती थी कि बेटी को भर्ती कराना गौशाला की तरह हो जाएगा। मंगू बिस्तर पर पैखाना पेशाब कर देती थी, वह खिलाने पर ही खाती थी। माँ जी की ममता थी कि अस्पताल माँ जी की मान्यता थी कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सभी अपना कोरम पूरा करेंगे। बिस्तर भीगेंगे पर कौन उसे कपड़े और बिस्तर बदलेगा। माँ जी के मन में इसी तरह के विविध प्रश्न उठा करते थे। इसी कारणों से मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। मंगू की माँ सोचती थी कि मंगू बिस्तर पे पेशाब पैखाना कर देती है, उसकी बस्तर भीग जाती है तो कौन वहां पे चेंज करेगा। वहां पे सिर्फ कोरम पूरा किया जाएगा, यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा किया जाएगा, ये सोचा करती थी। अगला कह रहे कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज की निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो आप लिखोगे मेरे भाई, क्या लिखोगे कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता को उस सीमा तक विकसित किया जाए कि वे अपना पेशा स्वयं चुन सके। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण उसी स्थिति में संभव है जब लोग अपने पेशा के चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सके। बड़ी सुंदर सी लाइन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आउट कर रहा हूं, समझ जाओ। कह रहा है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज की निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक मानते हैं। कुशल व्यक्ति सक्षम व्यक्ति ये कहते हैं कि अपने रुचि के अनुसार जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूंगा ना। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है मैं पढ़ाऊंगा, मुझे ये बनना अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। मैं जन्मजात यदि किसी घर में यदि दलित परिवार या किसी निर्धन परिवार या गरीब परिवार में जन्म ले लिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ऊंचा काम नहीं कर सकता हूं। ये चीजें मन में भावनाएं नहीं होनी चाहिए। सही बात है मेरे बच्चे। इतना मजा आ रहा है यार, तो लाइक शेयर नहीं करो तुम। काम अच्छा तुम्हारा नहीं लगता मेरे को कहा है भाई अच्छा लगते नहीं लगते भाई, आगे शेयर करो। चलो अगला, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया भाई। मगन हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया क्यों। तो लिखना, मदन अपने पिता के क्रोध का भोगी था। वह बराबर अपने पिता से पिटता रहता था। वह अपने पिता के प्यार से वंचित था, पर उस दिन पिता ने पिटने की जगह प्यार से उसे लपक कर हाथों से उठा लिया। पिता के इस अप्रत्याशित व्यवहार से मदन हक्का बक्का रह गया। एक बार हुआ क्या कि जब मदन ने कासू को मार करके 2 दांत तोड़ दिए। इस बात पे उसने किया क्या, जब यह बात मदन के पिता को पता चला। हमेशा मदन के पिता जो है उसे डांटा करते थे, मदन को मारा करते थे, पीटा करते थे, लेकिन उस दिन उसे गले लगा लिए। जब गले जैसे ही लगाए मदन हक्का बक्का रह गया। ये क्या है भाई, आज क्या हो गई, है ना। चलो आगे सुनते हैं। पापाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। सबसे अनमोल क्वेश्चन मैं समझो आउट कर रहा हूं तुम्हारे पेपर के लिए, और तुम्हारे पेपर में 100% क्वेश्चन छप जाएगा। ये मंटू सर का दावा है, मंटू सर की गारंटी है। पापाती करके मुनाडीपट्टी गांव की वली अमाल यानी कि
12 वर्ष की पुत्री थी, उसकी तबीयत खराब थी, अतः बड़े डॉक्टर ने दिखाने के लिए वह शहर लाई गई थी। आप इसको अपने ढंग से भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि पपाती कौन थी, तो कहो कि पपाती बली अमाल की बेटी थी, उसे मेनिंजाइटिस रोग था, उस रोग को ठीक करने के लिए, इलाज करने को दूर करने के लिए उसे लाया गया था। अगला, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति पर चित्र प्रस्तुत करें। 100% क्वेश्चन में आउट कर रहा हूं, तुम्हारे पेपर में छपे होंगे, तुम्हारे पेपर में लिख गए होंगे, तो लिख के आना। लिखना कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, उसके 4 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता था। पति द्वारा भेजे गए पैसों से सुचारू रूप से परिवार चलाना संभव नहीं था। अंततः लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर छींटपुर काम करके अतिरिक्त पैसे अर्जित कर अपने परिवार को संभालने की कोशिश किया करती थी। अब मेरे जुबान से सुनो, तुम लोग कहते हो कि मंटू सर जब आप समझाते हो तो दिल खुश हो जाता है और समझ में आ जाता है, तो सुन लो। लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी आपकी कहानी के अकॉर्डिंग, और लक्ष्मण जो है वो कलकत्ता में नौकरी किया करता था, लेकिन वहां से कुछ पैसा जब वो भेजता था, उससे घर का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी कर्मशील थी। वो तहसीलदार साहब के यहां जाकर के छिटपुट नौकरी किया करती थी, और छिटपुट नौकरी करके वो क्या करती थी, वो अपने घर को चलाती थी। उसके पास 1 बीघा खेत था, लेकिन वो खेत कभी अधिक धूप पड़ जाने से, कभी बाढ़ आ जाने से वहां के अन्न जो है ना वो भुन करके सुहा हो जाया करते थे। समझ में आया? आएगा तो लिख देना। सेशन में बस बने रहो, लाइक करके शेयर कर दो प्लीज मेरे बच्चे। मैं सिर्फ एक चीज तुमसे मांग रहा हूं कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब बस कर दो। अगर तुम सब्सक्राइब कर दिए भाई, हिला के रख देंगे तुम्हारे लिए, है ना, हिला के रख देंगे, समझ रहे हो। चलो, कह रहे कि कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन थे। बड़ा अद्भुत क्वेश्चन है भाई, समझो कि तुम्हारे पेपर में यूं ही देखने को मिलेगा। तुम लिखोगे क्या मेरे बच्चे, लिखोगे कि माली मालिन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि माली मालिन की युग प्रयास से जिस तरह वाटिका रंगों और सुगंधों से जीवंत और चिताकर्षक बनी रहती है, उसी तरह श्री राधिका और कृष्ण की लीलाओं से प्रेम रूपी वाटिका को जीवंतता प्राप्त होती है। कवि जो है, कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण और राधे हैं। जहां राधे कृष्ण का नाम आता है, एक बार राधे कृष्ण कमेंट में होना चाहिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सब बच्चे कहेंगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो ये माली और मालिन किसे संबोधित किया गया है, तो भगवान श्री कृष्ण को और राधा को प्रस्तुत किया गया है ना मेरे बच्चे। चलो अगला प्यारा सा क्वेश्चन, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। दिनकर जी के दृष्टि में बात किया जाता है तो दिनकर जी का पूरा नाम क्या है मेरे बच्चे, क्या आप बता पाओगे, जल्दी बता दो। सुनो, कवि दिनकर अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण से एक नए मानव मूल्य की स्थापना करते हैं। कवि ने पारंपरिक मान्यता के स्थान पर नई मान्यता को महत्व दिया है। कर्म ही पूजा है तो महत्तम राजमहलों में और राजा तहखानों में धन के देवता को ढूंढते हैं। सभ्यता, संस्कृति, रक्षण और पोषण तथा सुख समृद्धि का मूल कर्म है। मेरे बच्चे, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है, तो दिनकर की दृष्टि में जो आज के देवता हैं वो कर्म है। दिनकर की दृष्टि में नए मानव मूल्य की स्थापना करते हैं। कवि ने पारंपरिक मान्यता के स्थान पर नई मान्यता को महत्व दिया है। कर्म ही पूजा है को महत्ता राजमहलों में राजा और तहखानों में धन को देवता को ढूंढते हैं। सभ्यता, संस्कृति, रक्षण, पोषण तथा सुख समृद्धि का मूल्य कर्म है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर करें, मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है। तो मेरे बच्चे आप लिखोगे कि मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर के झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर पड़ी हुई है। कहां पड़ी हुई है, तो लिखो मनुष्य की छाया हिरोशिमा शहर के झुलसे हुए और पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर पड़ी हुई है। हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंसक परमाणु बम का सूरज बरस पड़ा, जिसकी अग्नि बम
अग्नि में मानव जल करके भाप बन करके खत्म हो गया। कह रहा है कि ये छाए मानव जाति के गत कर्मों के विनाश का सबूत है, जो आज भी हिरोशिमा में मंडराता है। और आज भी देखा जाता हिरोशिमा में कि वहां पे वो चीजों की जो बम गिराई गई थी, परमाणु जो बम गिराई गई थी, वहां आज भी जो लोग हैं वो जो जन्म लेते हैं, जो मेरे बच्चे जन्म लेते हैं, वो वहां पे किसी ना किसी अंग से भंग होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन करे कि झोले में मछलियां लेकर के बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए। भाई बड़ा प्यारा सा लाइन है, बड़ा सुंदर सा लाइन है, आप सुनोगे। लिखो ना कि झोले में मछलियां लेकर के बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि उस गली में घर नजदीक पड़ता था। बाजार का दिन होने के कारण रास्ते में भीड़ बहुत ज्यादा थी। उसने जाने से पहले जाने में उन्हें घर पहुंचने में ज्यादा समय लग जाता और झोले की मछलियां मर जाती, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं पतली गली का इस्तेमाल कर लेता हूं। यानी कि झोले में मछलियां लेकर के पतली गली में वो इसलिए भागे क्योंकि पतली गली से होते हुए जो रास्ता था वो क्या था, काफी नजदीक था। झोले में कितनी मछलियां थी तो कहोगे सर 3 मछलियां थी। एकदम कहानी को एकदम अद्भुत तरीके से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध रहा है मेरे भाई, तो आप कहोगे कि लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। बचपन में बिरजू महाराज रामपुर वहां के नवाब के आमंत्रण पर यानी अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे। क्या करते थे, नाचने जाया करते थे। तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, क्या तुम छोड़ के चले आओगे। अरे नहीं रे मेरे भाई। अगला, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। हम नाखून को बार बार काट देते हैं लेकिन यह नाखून बार बार बढ़ जाती है। ये नाखून बार बार बढ़ जाती है, यह क्या याद दिलाती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो आप लिखोगे मेरे भाई कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि उसके नाखून को स्मृति नहीं किया जा सकता है। प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती हुई कहती है कि तुम लाख वर्ष पहले के अपने नखों और दांतों का अवलंबित जीव हो, वास्तव में तुम अभी भी पशु ही हो। उन्हीं की तरह आचरण करने वाले तुम इतने सभ्य हो गए हो, फिर भी तुम पशु की तरह हिंसक, जड़, क्रोधी, श्लाघु और विवेकहीन हो। कहता है कि जो नाखून है बढ़ता है और नाखून कहता है कि भूल मत जाना, ये भूल मत जाना कि तुम भी एक दिन पशु की तरह हुआ करते थे। तुम भी अपने नख का इस्तेमाल और दांत का इस्तेमाल किया करते थे। भले ही आज तुम सभ्य हो चुके हो, भले ही तुम्हारे पास बहुत अच्छी दिमाग आ चुकी है, अच्छी सोच आ चुकी है, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर वही ईर्ष्या वाली भावना है, वही क्रोधी वाली भावना है, वही हिंसक वाली भावना है। अभी भी तुम विवेकहीन हो, यह याद दिलाती है। ये मजा आ रहा है। एक बार यदि मजा आ रहा है तो सारे बच्चे थम्स अप करेंगे, लाइक करके एकदम शेयर करेंगे। मजा आ रहा है तो बताएंगे और सेशन को इतनी शेयर करेंगे कि भाई परीक्षा के पेपर में हिल जाए सब। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है मेरे बच्चे। धर्मों की दृष्टि से भारत में क्या महत्व है। कहोगे कि भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। हमारा जो भारत है वो प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्यमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत में वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरयुस्त्र धर्म की यह शरणशिली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मंत्र और मतानंतर प्रकार एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह के भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। अगर धर्मों की दृष्टि से बात किया जाए, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, इसकी लैंग्वेज यदि समझ में नहीं आ रही होगी तो मेरे भाषा में सुन लो कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो हमारी धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम यहाँ पे जन्म लिए हो तो धर्म के बारे में तुम्हें हर चीज पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। ये कोई अछूता नहीं है।
कोई यहाँ पे ये चीजें नहीं है, तो तुम्हें बहुत सुंदर ढंग से आएगा क्वेश्चन, ये लिखना होगा। अगला, कवि वीरेन डंगवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं मेरे भाई? जल्दी से सेशन को शेयर करो, और जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी करो, और 17 फरवरी की जगह छाप के आना भाई, पेपर में तुम छाप के आना। लिखना कि कवि ने सांप्रदायिक द्वेष को आधार बना करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अत्याचार करने वालों का जिक्र किया है। समाज निंद में होता है और ऐसे सांप्रदायिक अत्याचारी समाज की उस निंद का फायदा उठा करके अपने स्वार्थ का घिनौना खेल इतिहास के पृष्ठों में दर्ज करा देता है। दंगे, आगजनी और बमबारी से सामाजिक व्यवस्था को छत विछत कर डालते हैं। कभी हमें नींद से जगने की सलाह देता है। अत्याचारियों के अत्याचार से त्रस्त होकर हमें उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। हमारा साफ और मजबूत इनकार उन अत्याचारियों का मनोबल तोड़ सकता है। कभी वीरेन डंगवाल करते हैं कि अगर किसी अत्याचारियों का मन तोड़ना है तो उससे किसी भी प्रकार की समझौता मत किया करो। अगर तुम समझौता करते हो तो वह उल्टा ही तुमसे वो चाल चलेंगे। सही बात है मेरे बच्चे। अगला, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा माँ को क्यों मानते थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो कि ये पेपर में तुम्हारे छप के आएंगे, तो ध्यान रखना। लिखना कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर अपने अम्मा को ही मानते थे, अपनी माँ को मानते थे। जब कभी वे नाच दिखती तो बिरजू जी पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूं। उनका मतलब होता था कि बाबूजी वाला ढंग है ना। माँ कहती थी कि नहीं बेटा, उन्हीं की तुम तस्वीर हो। बैठने उठने बोलने नृत्य करने का सारा कुछ पिता का ही है। इस प्रकार बिरजू जी की माँ बराबर जज के रूप में निर्णय दे करके बेटे को प्रोत्साहित करती थी, बेटे को आगे किया करती थी। मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन आएगा तो अब आसानी से लिख दोगे, सिर्फ सुनते जाओ और पेपर में छाप क्या हो गई, ये हमारी गारंटी है। अगला, संतू मछली लेकर के क्यों भागा मेरे भाई? तो तुम लिखना कि संतू मछली लेकर के कुएं में डालने के लिए भागा, ताकि मछली जिंदा होकर के बड़ी हो जाए, फिर मैं उसे निकालूंगा, फिर उसे खेलूंगा, फिर मैं ये कुएं में डालूंगा। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, सीधे एग्जाम में छप जाने वाला क्वेश्चन है। आप लिखोगे कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जितना सीखे, सत्य से असत्य को पराजित करने की कला से परिचित हो तथा अहिंसा से हिंसा पर विजय पाने का बल अपने भीतर पैदा कर सके। अगला है मेरे बच्चे, कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है? कवि ने जनता को दूधमुही कहा है, क्यों कहा है मेरे भाई? तो लिखना, सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची को शांत रखने के लिए उसके सामने खिलौने दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दे दिए जाते हैं। ये अगर लाइन तुम समझ लिए ना तो जीवन की बहुत सारी चीजें तुम समझ जाओगे मेरे भाई। कह रहा है कि कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है? दूधमुही कहा है जिस प्रकार से मेरे बच्चे, जिस प्रकार से बच्चे जब रोने लगते हैं ना तो माँ उसे दूधमुही यानी कि दूध पीने वाला दे देती है या दूध पिलाने लगती है तो बच्चा चुप हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो राजनेता बैठे हुए हैं ना अपने कुर्सी पे, ये जो राजनेता अपने जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो भी यही काम करते हैं। जनता को कोई प्रलोभन दे देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 किलो अनाज दूंगा, कहते हैं कि मैं तुम्हें 2000 रुपये किसान कार्ड से दूंगा, कहते हैं कि ये होगा, देश कितना पीछे जा रहा है कोई मतलब नहीं है, मैं ये चीजें बनवा दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन वो बनती नहीं है, वैकेंसियां नहीं आएंगी, नौकरी बच्चों का नहीं लगेगा, बेरोजगारी होंगी, लेकिन कोई ऐसी चीज दे देंगे जिससे प्रलोभन में जनता फंस जाएगी। समझ रहे हो? तो ये कहानी के माध्यम से सीख गए हो तो आप एग्जाम में लिख दोगे। अगला, हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? तो लिखोगे मेरे भाई कि हमारी नींद अर्थात हमारी लापरवाही या आराम पसंद
जीवन आगे बढ़ने में बाधक है, अर्थात ये सब चीजें गतिशील जीवन की गति को शिथिल करता है। परंतु हमारा जीवन विश्व परिस्थिति उत्पन्न करने वाली हमारी नींद की परवाह बिना किए भी आगे बढ़ता ही जाता है। कविता में हमारी नींद से उत्पन्न बाधा का बिना परवाह किए आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंचे हैं, सुंदर ढंग से प्यार से अच्छे से लिख के आओगे, 100% तुम्हारे नंबर को मिलेंगे। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं। भाई जो बेटे के आंसू है वह कब आते हैं और क्यों आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो लगेंगे तरह तरह की बातें कहने, ये तो मैं बता दूंगा, नहीं पाठ के आधार पे बताना होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, जल्दी से कर लो। लिखना, बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है। जिस प्रकार से अंगा में अक्षर सीखने में विफल आ जाती है, बार बार कोशिश करने पर भी सफलता हाथ नहीं लगती है, हताश और विवश होकर के वह अनायास रो पड़ता है। अंगा अक्षर ज्ञान की विफलता पर ही बेटे को आंसू आ जाते हैं। बड़ी सुंदर सा लाइन है, बड़ी प्यारा सा कहानी है, सॉरी कहानी बोले, ये कविता है। अगला, बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। जो बड़े डॉक्टर थे वो पपाती जो थी उन्हें मेनिंजाइटिस रोग हुई थी। मेरे बच्चे मैं सब कुछ बताऊंगा यार, तुम परेशान काहे हो, है ना। मेनिंजाइटिस जो रोग हुई थी तो वो आखिर क्यों पूछ रहे थे। तो बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वो मेनिंजाइटिस रोग के खतरनाक रोग के बारे में वो खुद पढ़ करके आए हुए थे। उन्हें मेनिंजाइटिस किस्म का रोग लगा हुआ था, वह कल का दिन नहीं देख पाती थी यदि फौरन इसका इलाज नहीं हुआ, इसलिए उसका इलाज करने के लिए वो बार बार पूछा करते थे। और वो बहुत ही फिलहाल में वो पढ़ करके उसी रोग के बारे में आए हुए थे और रिसर्च करना चाहते थे। अगला, सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होती थी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, और यही वो क्वेश्चन है, शायद मैं पिछली बार ही बोला था कि ये प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आएगा क्वेश्चन, और दोनों पाली में क्वेश्चन छप चुका। अच्छा समझ रहे हो। कह रहा है कि सीता अपने घर में घुटन इसलिए महसूस करती है क्योंकि सीता के 3 बेटे, बहुए और पोते पोतियां सब भरे पड़े हैं घर में। मात्र बच्चों को छोड़ करके उससे किसी को लगाव नहीं है। बच्चे भी जब आकर के उसके पास खेलते कूदते हैं तो बहुए चीखती चिल्लाती है, कहती है तुम वहां जाकर के क्या कर रहे हो। को बेटा पास आकर के उसका हाल चाल नहीं पूछता, न कभी आकर के बैठता। कभी भी सीता के जो बेटे हैं कभी भी हाल चाल नहीं पूछा करते थे, कभी भी पास आकर के नहीं बैठा करते थे। बहुएं अक्सर जली कटी सुना दिया करती थी, हमेशा उसे जली कटी जो है ना वो सुनाया करती थी। तीनों बेटों ने तय कर लिया कि सीता बारी बारी से एक घर के यहाँ रहेगी और उसके यहाँ ही खाना खाएगी। इसी कारण सीता अपने घर में क्या है, घुटन महसूस कर रही थी। उसके घर में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अपने घर में घुटन महसूस किया करती थी। कौन? सीता अपने घर में घुटन महसूस किया करती थी। अगला, घर शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों। कवि जो है वो घर शहर और देश को बचाने की बात कहते हैं, किसको और बचा देने के लिए कहते हैं कि घर शहर और देश के बाद कवि नदियों और हवा, भोजन, जंगल और मनुष्य को बचाने की बात करता है। क्योंकि नदियां, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक है, इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। वो कहते हैं कि घर की रक्षा, शहर की रक्षा, देश की रक्षा तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भोजन की रक्षा, हवा की रक्षा, जंगल की रक्षा, सबकी रक्षा करनी चाहिए, तभी तो मनुष्य स्वस्थ हो पाएगा। अगला, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मेरे बच्चे तो आप क्या लिखोगे भाई, मेरे तो लिखोगे। मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर के झूलसे हुए पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर पड़ी हुई है। हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंसक परमाणु बम का सूरज बरस पड़ा, जिसकी अग्नि में मानव जलकर भाप बन गया। ये छाएं मानव जाति के गत कर्मों के विनाश कर
सबूत है जो आज भी हिरोशिमा में मंडराता रहता है, जो आज भी क्या रहता है मेरे भाई, तो हिरोशिमा में मंडराता हुआ दिखाई देता है, मंडराता रहता है। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? आप लिखोगे कि किसी भी वांछित परिवर्तन का प्रभाव समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो जाना चाहिए। अगला, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ का क्या है? चरितार्थ क्या है? तो आप लिखोगे मेरे भाई कि सफलता और चरितार्थ दो चीज हैं। किसी भी प्रकार अपने लक्ष्य को पा लेना सफलता है, किंतु दूसरों से मैत्री, प्रेम, सबके मंगल से योगदान करना तथा स्वयं उसमें भागीदार होना, ये चरितार्थ है। क्या है? ये चरितार्थ है। अगला, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करो। ये लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है भाई? तो लिखना, पदाटिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना को नगर कहते हैं। यह असंभव नहीं कि यह एक बड़ा नगर प्राचीन गुप्तों की राजधानी पटना को देवता नगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व का नाम देव पर आधारित था। देवनगर की लिपि होने से भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम भी इसे दे दिया गया। क्या दे दिया गया? इसे देवनागरी भी नाम दे दिया गया। अगला, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? क्या कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनिमा पद का मुख्य भाव क्या है? आप लिखोगे, गुरु नानक ने इस पद में पूजा पाठ, कर्मकांड और बाह्य वेशभूषा की निरर्थकता सिद्ध करते हुए सच्चे हृदय से राम नाम के स्मरण और कीर्तन का महत्व प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा है ये सब कुछ होने के साथ साथ भगवान प्रभु श्री राम नाम का नाम होना चाहिए, है ना। उन्होंने कहते हैं क्योंकि नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है और वह इस दुखमय जीवन से पार पहुंच जाता है। कहते हैं कि यदि भगवान प्रभु श्री राम का यदि नाम लिया जाएगा तो सारी चीजें, सारी झंझट, सारी दुखें जो होगी वह समाप्त हो जाएंगी। अगला, नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है? क्या राय है मेरे बच्चे? राय क्या है? तो लिखना, देश के नेताओं के बारे में स्वदेशी के कवि प्रेमघन की राय अच्छी नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे नेता देश के कम अपनी ज्यादा चिंता करते हैं और यह बात सही है। हमारे जो नेता हैं वो देश की कम सोचते हैं, लेकिन अपना ज्यादा सोचते हैं। कुछ और कहते हैं कि इनका लक्ष्य देश हित की अपेक्षा आत्महित है। ये अपने स्वार्थ में इतने लीन हैं कि इनके बाल बच्चे भी इनके वश में नहीं हैं। ये असामाजिक कार्यों में संलिप्त हो गए हैं। कवि को चिंता है कि जब वे अपना घर परिवार ही नहीं संभाल सकते तो ये देश की बागडोर को कैसे संभालेंगे। वो कहते हैं कि ये लोग तो अपने घर को नहीं संभालेंगे हो तो देश की बागडोर को कैसे संभालेंगे। ये इनसे कुछ भी उम्मीद करना ख्वालों की दुनिया में सैर करना है। सच भी है, जो अपनी धोती नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा। जो अपन धोती जे ना संभाली वो देश के कैसे संभाली। जो परिवार को रास्ते पर नहीं ला सकता वो राष्ट्र को सही रास्ते पर कैसे लाएगा बाबू। वो कैसे चलाएगा, नहीं ना चलाएगा। तो ये आएगा पेपर में, तो लिखना, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है बाबू। तो तू लिखिया, यह कविता एक ओर जहां अतीत की विषमतम मानवीय बर्बरता की साक्ष्य है, वही दूसरी ओर आणविक आयुधों की होड़ में फंसी है। आज की वैश्विक राजनीतिक से उपजते संकट की आशंकाओं को भी अभिव्यक्त करती है। अगला मेरे बच्चे बहुत प्यारा है कि मंगमा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। तो उसको पता था कि रंगप्पा नाम का व्यक्ति धन हड़पना चाह रहा है, धन को लेना चाह रहा है। तो यदि हम अभी धन को नहीं लेंगे, यदि अपने सास से समझौता नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगला, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या है बता दीजिए। तो लिखना, धरती कब तक घूमेगी कहानी का शीर्षक का सार्थकता एक सटीक है। यह शीर्षक
लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक है। जिस तरह धरती सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, उसी तरह धरती स्वरूप सीता माँ अपने बेटे के चारों ओर बारी बारी से घुमा करती थी। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, वैसे ही सीता अपने बेटे और बहुओं के प्रति चारों ओर चक्कर लगाया करती थी। आखिर धरती कब तक घूमेगी, वह भी अपने बेटों से अपमानित होकर। किससे अपमानित होकर? अपने बेटों से अपमानित होकर के। अगला, नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां क्यों नहीं खिलता है? तो आप लिखोगे, नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बाद भी मनुष्य वहां नहीं खिसकता है। खिसकता है क्यों? तो लिखना, खिसकता, खिसका, उसने नदी के किनारे ही घर बनाया, नगर और जनपद भी नदी के किनारे ही बने, और इस तरह नदी के किनारे ही सभ्यता को विकास हुआ। सभ्यता को विकास हुआ। मनुष्य नदी से जुड़ा है क्योंकि वह उसके सुख दुख के गीत गाती अनवरत बहती रहती है। मनुष्य उसका पानी पीकर उसके पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न कर जी रहा है। नदी ने उसके खेतों को अपनी मिट्टी दे करके उर्वरक बनाया। नदी ही प्यारे साथियों से देती है खाने को, मछली नदी देती है जिंदगी, नदी देती है गति, नदी देती है आशा और उमंग। ऐसी नदी को छोड़कर मनुष्य कहाँ बसेगा? प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे आप? लाइन है, बड़ी प्यारा सा लाइन है। कहते हैं कि नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद भी हम लोग के यहाँ बाढ़ आती है। हम बिहार के गोपालगंज जिले से हैं, हमारे यहाँ बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी हम छोड़ करके नहीं जाते हैं। क्यों? क्यों इसलिए नहीं जाते हैं कि नदी जो है वो हमें जिंदगी देती है। नदी जो है हमें बहुत सारी चीजें देती है, खाने को देती है ना। नदी हमें उपजाई भूमि देती है, हर चीज देती है, तो इसलिए नहीं जाते। हमारे ये कवि कहते हैं, कह रहा है कि कवि वीरेन डंगवाल ने मनुष्य धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? तो आप लिखोगे कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके के साथ गरीब वस्तु में देवी जागरण हुआ था। ये आएगा क्वेश्चन, आप लिखोगे। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप 40 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन और है। मेरे बच्चे शांति से बैठ करके पढ़ लो मेरे भाई, बहुत सुंदर सी क्लास है, पढ़ लेना। अम्बेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, कैसे? तो आप लिखोगे कि अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि तथा उसकी आत्मशक्ति को दबा करके उसे अस्वाभाविक नियमों से क्या करता है? जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है, लेकिन मनुष्य कहता है कि मैं भुला देना चाहता हूं कि मैं पहले पशु हुआ करता था, मैं भुला देना चाहता हूं कि मैं पहले जंगली था। इसलिए मनुष्य बार बार नाखून को काटता है। नाखून पशुता के प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा जाता है वह उतनी ही बार भी जन्म ले लेती है, और मनुष्य की वह अपने से पशुता को निकाल करके सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना चाहता है, सच्चे मनुष्य बनना चाहता है। अतः पशुता के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब मनुष्य कहता है लाओ इसे काट देते हैं, लेकिन नाखून कहती है तुम काटेगा हम बढ़ेंगे, तुम्हें यह बात याद दिलाएंगे कि तुम भी एक दिन पशु हुआ करते थे, पशु की भांति कार्य किया करते थे। अगला, मछली और दीदी में क्या समानता थी? मेरे बच्चे बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। लिखोगे, जिस तरह मछली बेजुबान होती है, जिस तरह मछली बेजुबान होती है, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाती है, उसी तरह दीदी भी बेजुबान है और वह अपनी अंत व्यर्थता प्रकट नहीं कर पाती है ना। उसी प्रकार दीदी भी बुखार हुई थी, दीदी को वह कप रही थी, उसी प्रकार वो भी कुछ नहीं कह पा रही थी। नेताओं के बारे में कवि को क्या राय है? तो आप लिखना, नेताओं के संबंध में कवि व्यंग्यात्मक शैली में कहता है कि जो अपनी ढीली ढीली धोती को नहीं संभाल सकता है, जो अपनी ढीली धोती को नहीं कभी संभालेगा, वो क्या देश को चलाएगा? वो देश को कैसे चलाएगा? यदि हम ऐसे नेताओं से देश के विकास की यदि बात सोचते हैं तो ये कभी कदापि संभव नहीं है। ये देश को कम अपना ज्यादा सोचते हैं, है ना। ये देशभक्त कम, अपना भक्त ज्यादा है, बेटे भक्त ज्यादा है, परिवार भक्त ज्यादा है। तो यह हम लोगों की क्या ख्याल रखेंगे? ये इनसे उम्मीद करना ही हम लोग की नासमझी है। जो अपने को नहीं संभाल सकते वे देश को क्या ही संभालेंगे? ऐसा सोचना बुद्धि के विपरीत विचार करने जैसा बात है।
अगला, कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट करके आने की बात करता है? तो लिखोगे कभी एक दिन हरे भरे बंगाल में लौट कर आने की बात करता है, जिसमें अनेक नदियां बहती और उसके किनारे पर धान के खेत लहलहाते हैं। क्या करते हैं? धान के खेत लहलहाते हैं। बेटे के लिए अंगा का क्या अर्थ है और क्यों? तो लिखना ये अंगा है, ठीक है, लिखना एक बेटा छोटा सा जो होता है वो देवनागरी लिपि में हिंदी के वर्णों को लिखना सीख रहा है। वर्ण अंगा को देख करके उसे लगता है कि अंगा जो है वो अंगा में ड जो है वो माँ है, तथा उसके बगल में बैठा जो एक बिंदु लगा होता है वो उसका छोटा बेटा है। वो इस तरीके से क्या करता है? इस तरीके से वो बैठा रहता है, मतलब सोचता है। कवि ने डफाली किसे किसा कहा है? डफाली किसे कहा है? बढ़िया क्वेश्चन, आउट होने वाला क्वेश्चन। कह रहे हो कि कवि प्रेमघन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कि चारों वर्णों में अंग्रेजों के प्रति दास प्रवृत्ति अतिशय विकास हुआ है। सभी अपने क्षुद्र स्वास्थ्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा और खुशामद में लगे हुए हैं। कवि ने ऐसे लोगों को डफाली की संज्ञा दी है। डफाली डफ बजाने वाले को कहते हैं जो डफ पर क्वाली, लावनी आदि गाकर अपना जीवन क्या करता है सर? निर्वाह करता है। उसी प्रकार उन्होंने उसे डफाली कहा है। अगला, नगर शीर्षक कहानी का अंत किस विडंबना के साथ होता है? तो नगर कहानी का अंत विडंबनापूर्ण है। आज के वैज्ञानिक युग में वली अमाल को अपनी बेटी के इलाज के लिए गांव के वैद्य जी के शरण में जाना पड़ता है। प्रशासनिक व्यवस्था के चलते निर्धन वली अमाल की बेटी का इलाज नगर के सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाता है। जो बली अमाल है वो अपनी बेटी को लेके तो जाती है शहर। सरकार कितनी घटियापन चीजें हैं जिसके कारण वो अपनी बेटी के इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं करा सकती है। जब वहां शहर जाती है उसे कभी कभी यहाँ वहां बहुत सारी चीजें नियम को दिखाया जाता है। ये हमारी वर्णिका वाला जब कहानी देखोगे ना, जो बच्चे देखे होंगे भाई कहीं दिक्कत होता ही नहीं होगा। अभी तुम पढ़ रहे इतनी अच्छे कहानी से मुझे नहीं लग रहा है कि पूरे बिहार में तुम्हें ऐसा कोई समझा भी रहा होगा। इतने प्यार से, इतने अच्छे, केवल कहानी बस सुन कान लगा कर सुन ले रहे होगे तो कहानी याद हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तुम छोड़ के नहीं आओगे, हमारी गारंटी है ना। चलो अगला, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई? ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है और एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। लिखोगे गुड़ाकर मूले को लेख जिस नागरी लिपि में छपा है उसे ही नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 200 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी। इसी समय इसके अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई थी। इसी समय इसमें क्या आई? स्थिरता आ गई थी मेरे बच्चे। अगला देखो, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है तो तालियों के साथ स्वागत करिए, क्योंकि आप लोगों ने इतने मगन हो गए हो अपने क्लास में कि पता भी नहीं चला। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया। आप लिखोगे कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण मात्र बाल हट था। कासू ने मदन और उसके मित्रों के लट्टू नचाते देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, यानी कि तबीयत का मतलब उसका मिजाज मचल गया कि यार मेरे को भी खेलना है। वो भी लट्टू नचाना चाहता था, पर कासू से अपमानित प्रणालित मदन नहीं चाहता था कि कासू लट्टू नचाए। इस पर कासू ने तैस में आकर के मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया, यानी कि एक गुस्सा मारा और मदन भी कासू पर भी टूट पड़ा। इस प्रसंग के द्वारा उसने क्या हुआ, दोनों में जब युद्ध हुई तो मार करके 2 दांत तोड़ दिए। और इस प्रसंग के द्वारा लेखक आहत बाल मन ही प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहता है। इस तरीके से पूरी तरीके से हम लोगों ने जो हिंदी की क्वेश्चन है इसके बाहर मुझे नहीं लग रहा है आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन छपेगा। हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 आसानी से बना के आना होगा, 10 नंबर मिलेगा तो गारंटी है। तो फटाफट से अपने अपने दोस्तों साथियों में से शेयर करो, इसकी पीडीएफ ले लेना। व्हाट्सएप में यदि जुड़े हो तो, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। कमेंट बॉक्स में लिंक आपका पिन होगा, शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपके लिए अगले वाली क्लास में, तो तब तक के लिए फटाफट से जल्दी से शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो। ओके मेरे बच्चे, टेक केयर, बाय। क्लास कैसा लगा मीठा मीठा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।